इंडिया से एक व्लॉगर नेपाल के अंदर आए हैं और नेपाल के अंदर आने के बाद काठमांडू सिटी को देखने के बाद वो हैरान है। इतनी जबरदस्त सिटी, आज तक मैं इसको क्यों ट्रैवल नहीं कर पाया। तो चलिए आइए आज व्लॉग देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इंडियन व्लॉगर का फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ काठमांडू सिटी, जो कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल है। और आप सबको पता है कि कैपिटल सिटी नेपाल सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाली सिटी है। तो चलिए आइए पहले इस सिटी को देखते हैं और कैपिटल सिटी के व्लॉग को देखते हैं, जो कि एक इंडियन व्लॉगर ने बनाया है। तो आइए इंडियन व्लॉगर के व्लॉग को देखते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और किन किन चीजों के लिए इंडिया से लोग नेपाल की काठमांडू सिटी को देखने के लिए आते हैं। आइए आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। हनुमान ढोका बोले तो हनुमान जी की एक मूर्ति है और जो पुराने नेपाल किंगडम के राजा वाजा इसी एरिया में रहते थे। काफी लोग मारे भी गए थे और काठमांडू में तो बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, वो सब इन कुमारी से आशीर्वाद लेने आते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस काठमांडू और मुझे थोड़ा जुकाम टाइप में हो गया है। तो फाइनली जो ड्रोन का जो दुख था उससे मैं रिकवर कर चुका हूँ। अब पता नहीं यार, मेरे को 50-50% चांस लग रहे हैं कि ड्रोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ड्रोन की जो अपडेट होगी वो जब नेपाल की ट्रिप ख़त्म होगी ना उस टाइम आएगी। आज मेरा नेपाल के अंदर ही मान लीजिए चौथा दिन है। पहले दिन तो पहुँचा और रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने आराम किया। कल मेरी तबीयत से ख़राब हो गई थी, तबीयत आज भी ख़राब है लेकिन उतरी नहीं है। कल से काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और जो मेरा गला है और जो मेरी नाक है वो थोड़ी रुकी हुई है। गले में थोड़ी खराश है, बाकी एकदम सब सही है। और आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू को। तो काठमांडू में घूमते हुए मुझे मान लीजिए लगभग 3 दिन हो चुके हैं। पैदल ही ऐसे अलग अलग जगह घूम रहा था लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बना रहा था। काठमांडू में घूमने के बाद जो काठमांडू की गलियां हैं वो मेरे को अपने बनारस और पुरानी दिल्ली जैसी फीलिंग दे रही है। एक तो शायद इतने मंदिर मैंने बनारस में देखे हैं और दूसरे इधर काठमांडू में बहुत ज़्यादा मंदिर है। यूँ मान लीजिए हर 500 मीटर पे आपको एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा। हाँ, फ्रॉम इंडिया अंदर जाने के लिए अंदर तो शॉप है ना। हाँ, बारिश कर जाने के लिए दरबार स्क्वायर इधर है। और कितना टिकट होगा इंडियंस के लिए? 150 नेपाली। 150 नेपाली। दरबार स्क्वायर है। या दरबार स्क्वायर, दिस फॉर म्यूजियम, यू गेट म्यूजियम दिस साइड। ठीक है, दरबार स्क्वायर इधर होगा। ओह नो, थैंक यू। सॉरी, दिस साइड। काठमांडू की सबसे मेन जगह है दरबार चौक, दरबार स्क्वायर। शायद 150 रुपये की टिकट थी फॉर सार कंट्रीज़ एंड फॉर नेपालीज़। और अगर आप फिरंगी हैं यानी सार कंट्रीज़ के मेंबर नहीं हैं तो फिर आपको पे करने पड़ेंगे 1000 रुपये। दरबार स्क्वायर वही जगह है जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था काठमांडू में। जब भूकंप आया था ना 2015 में, उस टाइम पर शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी। एक मंदिर टाइप जगह बनी हुई थी, एक इमारत वो ढह गई थी। तो ये शायद उधर ही वो जगह पड़ती है। मैं पूरी तरीके से सही नहीं हूँ। दाई कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर ठीक छ। दाई इधर चश्मे का दुकान किधर होगा? चश्मे का? हाँ, न्यू रोड पे जाइए। न्यू रोड पे इस साइड पे। विशाल डर मार्केट में मिलेगा। अच्छा, थैंक यू दाई। अगर इस जगह का ऑफिशियल नाम देखा जाए दैट इज़ हनुमान ढोका। हनुमान ढोका बोले तो हनुमान जी की एक मूर्ति है और उसके पीछे एक दरवाज़ा है। नेपाली में शायद दरवाजे को ढोका बोलते हैं। तो हनुमान ढोका स्क्वायर, और नॉर्मली इसे बोलते हैं दरबार स्क्वायर। तो ये काइंड ऑफ, ये मान लीजिए आप, ये नेपाल का हार्ट है। नेपाल का हार्ट हो गया काठमांडू, और काठमांडू के हार्ट में, काठमांडू के दिल में पड़ता है दरबार स्क्वायर। पुराने टाइम के मंदिर, पुराने टाइम की बिल्डिंग्स और पुराने टाइम के जो राजा की पैलेस थी वो यहीं पे थी। ये सामने जो आपको वाइट बिल्डिंग दिख रही है और ये जो पीछे वाला सारा सीन दिख रहा है, इन्हीं में आपको मंदिर मिलेंगे। और जो पुराने नेपाल किंगडम के राजा वाजा इसी एरिया में रहते थे। ये आई थिंक जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था 2015 वाला, उसके बाद से इन बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो कंजर्वेशन के लिए शायद ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगा रखी ताकि ये इमारतें गिरे ना। काइंड ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स मान लीजिए आप। ये इनके अंदर रहता हुआ तो कोई नहीं लग रहा क्योंकि सारी खिड़कियाँ बंद हैं।
ये देखिए यहाँ पे मंदिर पड़ते हैं काफ़ी, और शायद अभी इनका कंजर्वेशन का काम चल रहा है। तो अभी आपने जो बिल्डिंग्स देखी यही 2015 के अर्थक्वेक यानी भूकंप के दौरान ये बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी। ये काइंड ऑफ श्राइन्स हैं, मंदिर हैं, इनके अंदर छोटे छोटे मंदिर से बने हुए हैं, और सामने इधर शायद शिव जी की एक मूर्ति लगी हुई है। तो जब 2015 में काठमांडू के अंदर भूकंप आया और उस भूकंप के कारण जो माउंट एवरेस्ट थी उसके ऊपर एवलांच भी हुआ था और काफ़ी लोग मारे भी गए थे, और काठमांडू में तो बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। यूँ मान लीजिए उस टाइम मैं कॉलेज में था, मैं शायद नोएडा में था। नोएडा में बिल्डिंग्स के अंदर भी उस भूकंप का इफेक्ट था। मेरे दोस्त का जो घर था वो ऐसे झूल रहा था भाई, एकदम एग्जैक्ट मेरे को अभी भी याद है। तो 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने फिर से इन मंदिर और इन श्राइन्स के लिए कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलाया, और वापस से ये जगह अब एकदम ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हैं। सामने जो बिल्डिंग है इसका भी थोड़ा बहुत ये रेगुलर मेंटेनेंस जो होता रहता है वही चल रहा है। ये काठमांडू की द मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ पे काफ़ी लोग पूजा वूजा करने आते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाने आते हैं, और काइंड ऑफ टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है काठमांडू का। मुझे इधर थोड़ा डाउट हो रहा था, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि काली माँ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कन्फर्म हाँ काली माँ है। नीचे देखो शिव जी लेटे हुए हैं और शिव जी के ऊपर काली माँ तांडव कर रही हैं। आई थिंक इस टाइम उन्होंने कौन से राक्षस को मारा था। अरे यहाँ पे भीड़ बनी हुई है भाई, इधर बलि चढ़ता है क्या? उधर अच्छा, शायद इधर बलि चढ़ता है, उसीलिए बकरा नहीं भेड़ है ये शायद। क्या दादा क्या बोल रहे हैं दादा? हिंदी जानते हैं आप? हाँ, हम हिंदी है। बांग्ला जानी? नहीं, हम नेपाल का है दोनों। आप नेपाल का है क्या? हम नेपाली है। गंजा उजा नहीं खाते हैं हम लोग, बीड़ी सुसी यहाँ रोका है कि अब हम कभी नहीं खाते। तो गांजा वांजा नहीं खाते? कहाँ से हो बाबा आप? हम जनकपुर है। हाँ, जनकपुर से। हाँ, हम 36 वर्ष से यहाँ रहते हैं। किधर से? 36 वर्ष हो गया। 36 बरस से? नेपाल का ही वासी है क्या? नेपाल का है। अच्छा, तो ये मंदिर कितना पुराना है बाबा? ये मंदिर हनुमान ढाका सरकार बनाया है। अच्छा, ये भूकंप में खत्म हो गया था क्या? हाँ, ये सब हुआ है, खराब हो गया था भूकंप में? हाँ, सब बन गया, ठीक है। 4-5 साल पहले भूकंप आया था नहीं तो? ये भी ये नया बना है क्या? हाँ, सब नया। पहले टूट गया था? पहले थोड़ा मोड़ा टूटा था, ये थोड़ा टूटा था, ये ज़्यादा टूटा था, ये सब नया बना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामविलास दास है। रामविलास दास। फिरंगी लोगों के लिए बाबा मस्ती होते हैं, तो इन बाबा से बातें कर रहा था कि ये मंदिर का जो रिकन्स्ट्रक्शन और वो सब, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स मार के इन मंदिरों को दोबारा कंजर्व किया है। ये अभी जो पीछे आपने मंदिर देखा, ये है तेलेजू माता का मंदिर, और ये साल में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है, जो दशहरा वाले नवरात्रे नहीं होते उस टाइम पर, और उसी टाइम पर इस मंदिर के अंदर काफ़ी बलि चढ़ाई जाती है। भेड़, बकरी, भैंस और शायद मुर्गे की भी। 5 जानवर बताए थे यहाँ पे जो पंडित जी उन्होंने मुझे, एक और था वो मैं भूल गया। और जो भी बाबा थे उनके साथ बातें कर रहा था। खास करके जब फिरंगी इंडिया या नेपाल आते हैं ना, इन बाबाओं के साथ फ़ोटो लेना बड़ा पसंद करते हैं भाई। और एक भाई साहब बोर्ड से उन्होंने मुझे ये बात बताई कि जो नुकसान हुआ था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि पहले इस दरबार के ऊपर ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन वो भाई बोले कि यहाँ पे मेरा नुकसान नहीं हुआ था, नुकसान हुआ था वो दूसरी जगह के ऊपर। दादा, हनुमान ढोका ये हनुमान जी का वो मूर्ति है? ये हनुमान जी की मूर्ति है, अयोध्या का हनुमान है। अच्छा, अयोध्या का हनुमान। तो यहाँ पे लेके आए थे उसको? नहीं, यहाँ घूमना आया था, उसको तांत्रिक से बांध के यहीं रख दिया। अच्छा, गार हो गया, गार तो भाई ये। अच्छा, मंदिर का एंट्री इधर से? जैसे आप इस पैलेस के अंदर एंट्रेंस लोगे हनुमान ढोका की तरफ से, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, और अंदर आते ही इस टाइप का माहौल है। तो ये मान लीजिए आज से नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी अभी आई है शायद पिछले 10-15 सालों में। उससे जब मैं लास्ट टाइम नेपाल आया था 2009 की बात है, उस टाइम पर नेपाल एक किंगडम हुआ करता था, और मुझे याद है कि नेपाल के ऊपर लिखा होता था कि किंगडम ऑफ नेपाल। लेकिन अब
नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है, यहाँ पे राजशाही ख़त्म हो चुकी है एकदम पूरे तरीके से, और अब यहाँ पे लोकतंत्र का राज है। ये देखिए भाई, ये एकदम लकड़ी को तराशा हुआ है। इस पैलेस के अंदर लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये जो बाहर मंदिर था, तेलेजू माता का मंदिर, नीचे इधर ईंट और फिर ऊपर पूरा ये लकड़ी का काम है। ये फिर वापस से लकड़ी का काम इधर। तो अभी मैंने एंट्री ले ली है पैलेस के अंदर। ये यहाँ के जो राजा थे उनके पैलेस हुआ करते थे एक टाइम में। अभी यहाँ पे एक राजा है, लेकिन वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज राजा नहीं है यहाँ पे। मैं गलत बोल सकता हूँ तो प्लीज़ जो लोग नेपाल से हैं, अगर मैं गलत हूँ तो इसे करेक्ट कर देना। तो इस पैलेस के अंदर एक कुमारी रहती है। कुमारी बोले तो एक लड़की जिनकी उम्र 13 साल से नीचे है, और उनको यहाँ पे एज अ देवी पूजा जाता है। और जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हिट करती हैं तब उनको अपने और ओरिजिनल पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है, और उनकी जगह फिर कोई दूसरी कुमारी आ जाती है। ये शायद ये मैंने अभी तक सुना है। आई एम नॉट श्योर इज करेक्ट और रॉन्ग, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया। जब 2015 का यहाँ पे भूकंप आया, उस टाइम पर चाइना ने यहाँ पे काफ़ी हेल्प की, और इस जगह को दोबारा प्रिजर्व करने में और दोबारा कंजर्वेशन में चाइना ने यहाँ पे एड प्रोवाइड की थी। चाइना ने यहाँ पे पैसे प्रोवाइड किए थे, जिसके कारण ये दोबारा से ठीक हो पाया। हमने आपको दिख रहा होगा बख्तापुर टावर, ये जो वाइट वाली डिज़ाइन सा बना रखा है ना, तो ये वाइट वाला पूरा टूट गया था। आगे से भी आप देख सकते हो कैसी हालत हो गई थी। फिर इस वाली में जगह में ये ऊपर वाला वाइट वाला था, ये काइंड ऑफ दोबारा। बाकी आप देख ही सकते हो बीच में ईंटों का यूज़ हुआ है, और ये नीचे पूरा लकड़ी का सपोर्ट है। इधर पूरी लकड़ी के ऊपर कार्विंग हुई है। यूँ लग रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 30 से 40% ईंटों का यूज़ हुआ है, और बाकी सब लकड़ी है इधर। जब मैं भी बात कर रहा था ना कुमारी की, जो यहाँ पे जिनको गॉडेस माना जाता है, तो ये है आई थिंक जो यहाँ की करंट कुमारी हैं। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली काठमांडू में डिप्लोमेट हो गए यहाँ के, या प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, जो भी पॉलिटिक्स में या फिर ऑफिशियली बहुत बड़े ओहदे पे होते हैं, वो सब इन कुमारी से आशीर्वाद लेने आते हैं। सामने है हनुमान ढोका, और हनुमान ढोका के साइड में से एंट्रेंस है बसंतपुर पैलेस की, जो 2015 के भूकंप के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था। बाहर जो मंदिर है, इनके ऊपर थोड़ा कम डिस्ट्रक्शन हुआ था। 2015 के भूकंप के बाद जो चाइना की गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे एड दी थी, और उसके बाद से ही यहाँ के जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ था। खास करके पैलेस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो मंदिर है उनके अंदर काफ़ी कम नुकसान था। थोड़ा बहुत अवशेष अभी भी है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको लकीर दिख रही है, ये वाली, ये उस भूकंप का ही अवशेष है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जो कुमारी की बात कर रहा था, तो कुमारी इज़ काइंड ऑफ देवी का स्वरूप। जब तलोजा माता का मंदिर ओपन होता है साल में एक बार, दशहरा के टाइम पे, उस नवरात्रि के टाइम पे, उसी टाइम पर जो कुमारी हैं उनको पब्लिक आई में लेके आया जाता है, और लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बाकी टाइम पे वो पब्लिक के सामने नहीं रहती। कुमारी ये मान लीजिए एक देवी का स्वरूप है, ये मान लीजिए काइंड ऑफ लिविंग भगवान। और जब जो वो देवी होंगी और वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हिट करेंगी, जब वो प्यूबर्टी को हिट करेंगी, उसके बाद उनके जगह कोई और देवी आ जाएगी, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर मैंने आपको ढंग से समझा दिया, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि यार मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूँ। बस मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। मंदिरों के अंदर आपको दिख रहा होगा इन्फ्लुएंस तिब्बत का और अपने नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्ट का। काठमांडू के अंदर आपको जगह जगह छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। तो इस टाइप के छोटे छोटे मंदिरों की बात कर रहा था। ये देखिए, इधर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, इधर बाहर माला वाला टांगी हुई है, लोग इधर पूजा वूजा करके चले जाते हैं, और बाहर ये छोटे छोटे दिए हुए रखे हुए हैं। चाचा, इधर चाय की दुकान किधर होगी? चाय पीने से आगे में मिलेगा कोई? आगे में होगा ना। गला खराब हो रहा है। ये देखिए भाई, ये अलग ही चौक आ गया है। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन लगता नहीं है कि जो मेरा गला है वो जल्दी ठीक होगा। बाकी जो दरबार स्क्वायर था उससे मैं अब आगे निकल चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ थमेल एरिया में। तो अभी तक जो मैंने फाइनल किया है, मैं करने वाला हूँ अन्नापूर्णा सर्किट ट्रैक।
मेरा पहले प्लान था अपर मस्टैंग को करने का, लेकिन अब जो अपर मस्टैंग वाला सर्किट है या फिर अपर मस्टैंग वाला जो ट्रैक है वो नहीं करूँगा। सबसे पहली बात तो कि यार मेरे पास ड्रोन नहीं है, दूसरा मेरी तबीयत भी उतनी सही नहीं है कि मैं खुद को ट्रैकिंग में उतना ज़्यादा पुश कर सकूं, और तीसरा ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वहाँ पे आपको 10 दिन का पास मिलता है $500 में। अगर मान लो कि तबीयत मेरी वहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो गई और वहाँ पे मैं उतने अच्छे शॉट भी नहीं ले पाऊँगा, $500 वैसे वेस्ट हो जाएंगे, और अगर मैं एक दिन भी एक्स्ट्रा स्टे करता हूँ तो $50 पर डे फ़ाइन अलग से। तो ये मस्टैंग एरिया वाला जो ट्रैक है या फिर हाइकिंग है वो मैं मेरी नेक्स्ट ट्रिप में पूरी करूँगा, जब मेरे पास सारे इक्विपमेंट होंगे और मैं एकदम पूरे तरीके से सही होऊंगा। लेकिन अभी जिस ट्रैक के ऊपर मैं जा रहा हूँ उसमें लोअर मस्टैंग कवर करूँगा मैं, और अन्नपूर्णा सर्किट का आधा पार्ट। तो कैंपिंग वैम्पिंग होगी, लेकिन कैंपिंग के लिए मुझे एक स्टोव और सिलेंडर ख़रीदना था। मेरे पास जो स्टोव था वो काफ़ी पुराना हो चुका था और वो ख़राब भी हो गया था, तो मुझे एक नया लेना था। इससे पहले मैं जिस एरिया में था वहाँ पे ज़्यादातर जो लोकल्स हैं वो शॉपिंग करते हैं, और थमेल एरिया इज़ स्पेशली फॉर टूरिस्ट। यहाँ पे आपको सारे सोविनियर टाइप चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको ये बड़ी बड़ी मोमोज़ की शॉप मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको कैफ़ेज़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको टैटू की दुकान मिलेगी, और यहाँ पे आपको जो ट्रैकिंग शॉप्स है ना, जहाँ पे जो एवरेस्ट वाले या फिर जो ट्रैकर्स है वो अलग अलग सामान खरीदते हैं। आप एक ये वाला एरिया देखिए, आपसे पहले जो आपने एरिया देखे होंगे उनके अंदर आपको इतने गोरे लोग या फिर इतने टूरिस्ट नहीं दिख रहे होंगे, और ये वाला एरिया पूरा का पूरा टूरिस्टों से भरा हुआ है। यहाँ की दुकानें भी थोड़ी अलग टाइप की हैं, मनी चेंजर, ये भाई फिर दबा के सोविनियर्स की शॉप। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ ट्रैकिंग वाली दुकान जहाँ पे जाके मैं स्टोव चेक कर सकूँ। जैसे ये देखिए, इस दुकान के ऊपर आपको स्लीपिंग बैग, जैकेट, हाइकिंग बैग सारी चीज़ें मिल रही है। तो अगर आप नेपाल में हाइकिंग वाइकिंग करने आते हो, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इंडिया से कुछ चीज़ें मत खरीदना। नेपाल में आके आप खरीदोगे काठमांडू में बहुत सस्ते दाम पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक दुकान में और जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे स्टोव पूछना है। दाई, स्टोव होगा आपके पास? स्टोव दोनों दिखा दो यार एक बार। यार मेरे को वो दूसरे कैनिस्टर वाला भी चाहिए जो साइडों में लगता है। कहाँ मिलेगा वो? थोड़ा घूमना पड़ेगा यार, उम्मीद है मिल जाएगा, लेकिन थोड़े चक्कर काटने पड़ेंगे जगह जगह पर। तो जब भी आप कैंपिंग वैम्पिंग करने जाओगे तो 2 टाइप के स्टोव आते हैं और 2 टाइप के कैनिस्टर भी आते हैं। तो एक कैनिस्टर आता है सस्ते वाला, और गैस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, वो आइसोप्रोपेन या बुटेन यूज़ करते हैं, आइसोबुटेन या आइसोप्रोपेन। लेकिन जो स्पेशली कैंपिंग के लिए स्टोव बनाते हैं ना, वो बेफालतू के महंगे होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल स्टोव होते हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बहुत सस्ते रेट में आपको वो कैनिस्टर मिलते हैं। लेकिन जो स्पेशली कैंपिंग के लिए बनाते हैं ना, एक तो वो स्टोव भी महंगा मिलता है और एक वो गैस के कैनिस्टर भी महंगे मिलते हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वो सस्ते वाले ले लूँ। और कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे, अब जैसे मान लो आपको इंडिया में ट्रैकिंग पे जाना है, नागालैंड में या फिर थोड़ी रिमोट एरियाज़ में, तो जब आप उन एरियाज़ में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको वो स्पेशली कैंपिंग वाले गैस कैनिस्टर नहीं मिलेंगे, वो जो नॉर्मल वाले वही मिलेंगे। तो ये पंगा है, और वो महंगे भी होते हैं, तो इसीलिए उनको मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो वाले ना स्टोव मिल रहा है और ना वो गैस कैनिस्टर मिल रहे हैं। मस्त से मस्त दुकानें आए जा रही हैं बस, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहे। कैसे हो भाई? काठमांडू की पतली पतली गलियों से गुजर रहा हूँ। स्टोव तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे दिवाली का जो जोश है वो अभी भी चल ही रहा है। तो भाइयों, काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था और जो गैस स्टोव मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन एक दुकान में गया मैं। हाँ, तो दुकान में गया तो वहाँ पे भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हो, एक कन्वर्टर आता है जिसके थ्रू आप दोनों गैस कैनिस्टर को चला सकते हो। और फिर मैंने अमेज़ॉन इंडिया पे देखा, तो अपने इंडिया में वो कन्वर्टर लगभग 350-400 रुपये का आ रहा है और अच्छी क्वालिटी में, और यहाँ पे वो मिल रहा है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा कैनिस्टर और दूसरा स्टोव खरीद रहा हूँ मैं, और अगर मान लो कहीं पे वो ट्रैवल करूँगा तो साथ में वो भी रखूँगा, क्या है, कन्वर्टर। उससे क्या होगा कि चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर मैं किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ईज़िली गैस कैनिस्टर खरीद के अपने कैंपिंग वैम्पिंग ईजिली कर सकता हूँ। तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे घूमते हुए, तो अभी इस थमिल एरिया में आके मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, और अब वापस एक दुकान पे जाऊँगा और वहाँ से फिर वो मैं गैस कैनिस्टर खरीद लूँगा। अभी मैं ढूंढ ही रहा हूँ, मैंने अब अपनी चॉइस चेंज कर ली, फिर भी जो अब मुझे चाहिए स्टोव जिसके अंदर पाइप होती हो,
क्योंकि पाइप वाले स्टोव के अंदर आपके पास फ्रीडम होती है, आप दोनों वो लगा सकते हो, और अब मेरे को वो नहीं मिल रहा। आज जितना मैं स्टोव के लिए घूमा हूँ ना, शायद ही कभी किसी चीज़ के लिए घूमा हूँगा। ये वाला गैस स्टोव है जो मुझे चाहिए था, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो नीचे वाला गैस कैनिस्टर जो मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि एक्सपेंसिव रहता है। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे ख़रीद रहा हूँ मैं सिर्फ नेपाल के लिए। इंडिया में अमेज़ोन पे मुझे एक मस्त मिल रहा है जो शायद मैं इजिप्ट के अंदर यूज़ करूँगा, और उसके अंदर आप किसी भी टाइप का गैस सिलेंडर फिट कर सकते हो। तो ये भाई हैं अपने बिहार से, क्या नाम है आपका? मोस्टली रज़ा भाई हैं। फाइनली भाई स्टोव भी ले लिया है और गैस सिलेंडर भी ले लिया है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और जो स्टोव और गैस सिलेंडर है वो जब हॉस्टल में मैं पहुँच जाऊँगा तब आप लोगों को एकदम कनेक्ट करके ढंग से दिखा पाऊँगा। भाइयों खाना वाना खाने के बाद वापस से मैं अपने हॉस्टल के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन अभी सोने जा रहा हूँ। सोने जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ को ढूंढ रहा था। तो ये तो है मेरा गैस कैनिस्टर, इसके अंदर है गैस, और ये है वो बर्नर जो आज मैं ख़रीद के लेके आया हूँ। अभी तक जो आपने मेरे पास बर्नर और गैस कैनिस्टर देखे थे थोड़े अलग थे। जैसे ये वाला सेट होगा, इसके ऊपर ऐसे घुमा घुमा के इसको ऐसे टाइट कर देते हैं पहले, और ये होगा ऐसे सेट। इसको जितना टाइट करोगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि गैस लीकेज ना हो। और इसको थोड़ा से ओपन कर देंगे चारों तरफ, ये ऐसे 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 ओके। तो ये हो गया अपना गैस स्टोव, बंद कर दिया है मैंने। ये पूरा सेट है भाई। नीचे वाला पड़ा मुझे 600 नेपाली रुपए का, और ऊपर वाला पड़ा मुझे 850 नेपाली रुपए का। तो लगभग ये दोनों अपने इंडियन करेंसी में आप मान सकते हो 1000 रुपये का, 1100 का। और कल सुबह मैं निकल रहा हूँ पोखरा की तरफ। जो ड्रोन वाली कमी है वो हमेशा खलती रहेगी, खास करके इस ट्रिप में। अब देखते हैं कि जब मैं वापस इंडिया जाऊँगा मुझे ड्रोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। उम्मीद तो अच्छी कर रहा हूँ, आई होप मुझे ड्रोन मिल जाए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप। आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कैपिटल सिटी नेपाल की जो है वो काठमांडू है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। नेपाल की ज्यादातर आबादी यहीं पे रहती है, और बाकी जो आबादी है वो गाँव के साइड पे रहती है। हमने आज तक रिपोर्टों के अंदर यही सुना है। ये एक व्लॉगर थे जो कि इंडिया से नेपाल आए हैं, और नेपाल को विजिट करने के बाद, कैपिटल सिटी को विजिट करने के बाद इनका इंप्रेशन था जस्ट वाओ। भाई यहाँ पे आपको हर तरह, हर किस्म के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मस्जिद मिलेंगे, यहाँ पे आपको गुरुद्वारे मिलेंगे, यहाँ पे आपको हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सारे धर्म के लोग मिलेंगे। हर धर्म का खाना मिलेगा, हर धर्म के रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों विजिट नहीं करना चाहिए नेपाल की कैपिटल सिटी को। और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, नेपाल के अंदर जो है वो कैपिटल सिटी को विजिट करने के मकसद सबका नहीं होता। हो सकता है कि भाई हर किसी का हो, इंडिया हो या नेपाल हो, पाकिस्तान हो, किसी भी कंट्री से इंटरनेशनल फ्लाइट काठमांडू ही आती है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। इंडिया ने रूट ही नहीं दिया नेपाल को कि वहां से कोई फ्लाइट लेके नेपाल आए। तो जिनको भी आना होता है नेपाल फ्लाइट लेके, जैसे कि पाकिस्तानी लोग हो गए या यूएस के लोग हो गए, यूएई के लोग हो गए, तो वो लोग फ्लाइट लेके काठमांडू आते, फिर वहां से बाकी ममालिकों को, फिर वहां से बाकी सिटीज को विजिट करते। तो फ्लाइट लेके अगर आपको आना है, इंडिया से ही आना है, तो आप पोखरा नहीं जा सकते, आपको काठमांडू ही आना है। फिर आप, जाहिर सी बात है, आप इतने खर्चा करके आए तो विजिट भी करोगे। ये एक व्लॉगर थे इंडिया के जो काफी जबरदस्त तरीके से व्लॉग बनाते हैं। इंटरनेशनल व्लॉगर है ये, इंटरनेशनल जगहों पे जाते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर जो है जैसे कि कनाडा गए हैं, बांग्लादेश गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, चाइना की तरफ भी गए हुए। ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके व्लॉग्स बनाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग इनके व्लॉग होते हैं। जैसे आज का व्लॉग था, हर चीज के बारे में आपको बताते हैं किस तरीके से। वेल, इनका एक और व्लॉग था जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन तो नहीं दिया, बाद में कभी रिएक्शन टाइम का मिला तो रिएक्शन देंगे कि किस तरीके से ये इंडिया से नेपाल के अंदर विजिट करते हैं। और नेपाल के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कुछ गिने चुने लोग जो है वो एक ही ऑप्शन चूज करते हैं, वो है फ्लाइट। बाकी लोग जो है वो ट्रेन लेके भी आ सकते हैं, फ्लाइट के जरिए भी आ सकते हैं, बस के जरिए भी आ सकते हैं। आखिरी जो चीज है वो है लोकल सवारी के जरिए भी आ सकते हैं। तो इनका जो फ्लाइट था वो रात का फ्लाइट था, और रात के जरिए ये नेपाल की कैपिटल सिटी को विजिट किया, फिर वहां से ये आगे की तरफ गए। वैसे इनका इंप्रेशन अगर हम देखें तो ये मंदिर गए, बाकी जगह गए, वहां से इनका इंप्रेशन ये पड़ा कि भाई जस्ट वाओ, काफी अच्छी जगह है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग अपना रिएक्शन एक्सपीरियंस बयान करें कि किस तरीके से इनका व्लॉग लगा आप लोगों को, और आपको किस टाइप का व्लॉग और देखना है तो मुझे बताइएगा। क्योंकि ये इंडियन व्लॉगर थे जो अपना एक्सपीरियंस ये बयान कर रहे कि नेपाल की कैपिटल सिटी बहुत ही अमेजिंग सिटी है, हमें अच्छी लगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करें।